हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 26 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। आ जाइए, जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, जैसे आप शुरुआत करते हैं डेली की तरह। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल सेफर डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 जून को। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस नाविकों के जो योगदान होते हैं, जो इनके संघर्ष होते हैं, इनको दुनिया के सामने रखने के लिए ये मनाया जाता है। थीम है आवर ओशियन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर अपॉर्चुनिटी। ये इस बार की थीम है 2025 की। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की, 25 जून बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। जैसा कि अब ये ही 1975 में भारत में इमरजेंसी लागी थी, चालू थी क्या, ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा ये 2010 से ये दिवस मनाया जाता है, 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। आर्सेनी डोमिगुएस जो इसके अध्यक्ष हैं। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अब ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा देने की घोषणा की हुई है? तो किस राज्य सरकार ने की है? कम्युनिटी को बात करें तो ओबीसी का दर्जा देने की बात हो रही है। जितने भी ट्रांसजेंडर होंगे उनको ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी जो है वो थोड़ा सा और कनेक्ट हो पाएगी हर विभागों से, उन्हें आरक्षण मिलेगा, उनके लिए सीट भी रिजर्व रहेंगी। जो भी है राज्य में ओबीसी की फीचर सुविधाएं, आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। जैसा कि अब ये सब इनको मिलेगा, ट्रांसजेंडर है कम्युनिटी को। तो असम राज्य में ये फैसला लिया गया है कि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के लिए काफी बड़ा फैसला है ये। इसके अलावा 50% रिजर्वेशन भी इन्होंने सुपरवाइजर पोस्ट पर भी कर दिया है। आंगनबाड़ी जैसे, तो यहाँ देखो, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर पर 50% आरक्षण, व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिलेगा इसमें। अब असम आया है, असम के बारे में एक बार जान लेते हैं हम लोग इस बार। असम, यहाँ पर हम आपको बता दें, दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हफलोंग, चंडुबी, डिगाली, पुखरी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई, दपोर, सोनवेल, ये लेक ये जहाँ की प्रमुख झीलें हैं। बहुत सारी झील है यहाँ पर। यहीं पर साथियों, यहीं पर एक है ना, क्या है, नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप है। ये माजुली की खास बात क्या है कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये माजुली द्वीप बनता है। और ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है असम में, तो इस नदी पर इस पर बनता है माजुली। और ये माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 7 नेशनल पार्क हैं, रायसीना नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़, सैकुआ, देंग पटकाई। इसमें काजीरंगा को याद रखना, एक सिंग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है और सैटेलाइट फोन का यूज करने वाला भी यह नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को का भी धरोहर साइट है। जिले 35 हैं, 126 विधानसभा में सीटें, 14 लोकसभा में, राज्यसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। सब राज्य कभी न कभी इससे अलग हुए हैं। जैसा कि अब ये इसका हाल ही में रिपोर्ट जारी के अनुसार वैश्विक भंडार संपत्तियों में दूसरा जो सबसे बड़ा स्थान किसका है? दूसरा स्थान पूछा गया, सबसे बड़ा किसका आ गया है? तो वैश्विक भंडारण संपत्तियां, जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो जाती है या फिर स्टोर कर लेता है, जैसा कि, तो वो स्टोर 2 तरीके से करेगा। मान लो आप जिस देश में हो तो उसको उस देश की करेंसी स्टोर करोगे, लेकिन करेंसी स्टोर करने की भी एक लिमिट होती है। प्लस करेंसी में उतार चढ़ाव होता रहता है। करेंसी में हो सकता है आप इन कैश अगर रखो, हो सकता है कि कभी कभी चेंज हो जाए, मतलब वो ब्लैक मनी कही जाएगी। तो ऐसे में लोग ऐसी संपत्तियां रखते हैं, या फिर कोई देश हो वह ऐसा मुद्रा रखते हैं जो या तो बहुत ज्यादा सिक्योर हो या कभी ना खत्म होने वाला हो। मतलब उन्हें ये लगता है कि हमारा जो देश है कभी डूबेगा, बाई चांस कभी करेंसी हमारे पास है तो हम उसको बेच कर ले, ये अपने आप को बचा लेंगे। तो इसलिए लोग भंडारा करते हैं या विदेशी संपत्तियों का जो भंडारा करते हैं। ऐसे में जो देशों की अगर बात करें, देश के लेवल पर तो देश जो है विदेशी मुद्रा भंडारण करते हैं और कुछ गोल्ड वगैरह रखते हैं। इस मामले में डॉलर
डोमिनेंस कर रहा है बहुत पहले से, 60 के दशक से। अभी भी ये टॉप पर ही है। जैसा कि अब यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सबसे बड़ा स्थान किसका आ गया है, तो दूसरे में रिसेंटली चेंजेस हुआ है। अब तक यूरो दूसरा सबसे बड़ा होता था, लेकिन अब यूरो को पछाड़ दिया किसने, सोना ने। सोना ने बन गया है ये दूसरा सबसे बड़ा पैसिफिक संपत्ति वाला स्टोरेज वाला भंडारण। संपत्ति वाला स्टोरेज वाला भंडारण वाला एक मुद्रा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि संपत्ति कह सकते हैं। मतलब लोग अब गोल्ड को ज्यादा स्टोर कर रहे हैं, यूरो पर कम भरोसा है, गोल्ड पर ज्यादा लोगों को भरोसा है, और पहले नंबर पर तो डॉलर है। जैसा कि तो यानी कि जो भी देश मुद्रा का भंडारण कर रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडारण में, उसमें सबसे ज्यादा वह यूएस डॉलर रख रहे हैं, दूसरे स्थान पर सोना को रख रहे हैं, और तीसरे स्थान पर है यूरो का रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यूएस डॉलर ही रखा जाता है फॉरेंस में, मतलब रिजर्व में, तो ये यूएस डॉलर भी रखा जाता है, और लोग गोल्ड भी रखते हैं। देश और लोग भी करेंसियां मतलब रखते हैं, जैसा कि जिससे मान लो कि किसी से भी कुछ ना हो, कुछ हो। आपने देखा था कि रसिया यूक्रेन युद्ध हुआ, तो डॉलर जो है ना, ये डॉलर पर स्विफ्ट बैन लगा दिया गया था, स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया गया यूएसए ने। स्विफ्ट सैंक्शन क्या होता है? स्विफ्ट एक ऐसा संस्थान है, कह सकते हो, जो डॉलर में ट्रांजेक्शन कराता है देशों का। मतलब ये इसको नोट डाउन आप कर सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे स्विफ्ट ना, जब कोई आप यूएस डॉलर करेंसी इंडिया में मंगाते हो, जैसे चाहे यूट्यूबर हो या ट्विटर के यूजर हो या फेसबुक के, मतलब भी इन सब सोशल मीडिया ऐप के थ्रू कमाते होंगे, उनको भी अपना स्विफ्ट अकाउंट उनको देता होना होता है, मतलब उसको यूएस को। तो क्योंकि करेंसी इसी के चेंज होती है, इसी के थ्रू होती है, ये डॉलर को चेंज कराता है रीजनल करेंसी में। अब स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया है रसिया पर अमेरिका ने। इसके बाद रसिया के पास जितना भी डॉलर का भंडारण था बस अब पूरा हो गया, क्योंकि उसके बाद वह डॉलर में परचेज नहीं कर पा सकता था कुछ भी किसी भी देश से। तो इसीलिए ये सबसे खतरनाक माना जाता है। इसीलिए जो लोग जो है ना अपने स्टोरेज को डाइवर्सिफाई करते हैं, लोग डॉलर भी रखेंगे, सोना भी रखेंगे, और लोग यूरो भी रखेंगे। आपने देखा पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने बहुत कई हजार टन खरीदा सोना स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि हम लोग को अपना जो विदेशी मुद्रा भंडारण है जिसे कहते हैं फॉरेन रिजर्व, तो इसको फॉरेन रिजर्व की बात करें, उसे ये डाइवर्सिफाई करके रखना होगा। खैर, ये तो अब आप समझ गए हो कि परसेंटेज भी देख लो। जैसा कि दुनिया भर में अगर 46% अकेला इकलौता डॉलर का जो रूप है वैश्विक भंडारण करके रखे हैं, सोना 20% के साथ दूसरे पर आ गया है, और 16% के साथ यूरो तीसरे पर है। अगला कितने बार के ओलंपिक पदक विजेता ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से हाल ही में संन्यास लिया? ये संन्यास अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास हुआ है। इन्होंने किसने लिया है? ललित उपाध्याय जी ने। इन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता था, 2 बार की हॉकी मेडल टीम के विजेता। अब टीम के ये हिस्सा रहे थे, हॉकी टीम में मेडल जीता आया था इनका। इंटरनेशनल हॉकी में आप जानते हो हॉकी में 8 बार गोल्ड जीत चुका है इंडिया। सबसे ज्यादा अगर मेडल पाया है तो ओलंपिक में तो हॉकी से आए हैं। इंडिया के ललित उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिए हैं, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में, 2024 के पेरिस ओलंपिक में, इन दोनों में ही ब्रॉन्ज मेडल आया था इंडियन मेंस हॉकी टीम का। तो दोनों ने ब्रॉन्ज जीती थी 2024 और 2020 वाले के ओलंपिक में। 2014 में अगर इन्होंने पदार्पण किया था, और इसके बाद वाराणसी से है, ये उत्तर प्रदेश के हैं। भारत के लिए 183 मैच खेले हुए हैं, 67 गोल किए हुए हैं इन्होंने अपने पूरे करियर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर बनने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? भारत में अब बन गया है पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर। मैंने आपको बताया था सबसे पहले बना था लद्दाख, तो वो केंद्र शासित प्रदेश था, और पहला पूर्ण राज्य बना था मिजोरम। इसके बाद बना गोवा बना था। अब देखो बन गया है तीसरा त्रिपुरा। तो पहला पूर्ण राज्य, फर्स्ट पूर्ण राज्य अगर पूछा जाए तो मिजोरम बना था, दूसरा पूर्ण राज्य गोवा, और तीसरा पूर्ण राज्य त्रिपुरा। सबसे पहले कौन बना ये भी पूछा जाएगा, तो सबसे पहले लद्दाख बना था, ये बात याद रखना। सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहले लद्दाख बना था। अब क्योंकि लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए उसे पूर्ण राज्य नहीं कह रहे हैं। पहला पूर्ण राज्य जो अगर बात करें तो मिजोरम बना था, तीसरा बन गया है त्रिपुरा। अब देख सकते हो। और देश का चौथा अगर केंद्र राज्य दोनों को मिला दिया जाए तो वैसे में पूर्ण राज्य में तीसरा है। अगर पूरे राज्यों की बात करें तो तीसरा है, अगर चारों केंद्र शासित और
ये राज्यों को मिला के बोला जाए तो चौथे नंबर पर है त्रिपुरा। ये उल्लास योजना के तहत किया जाता है। कार्यात्मक में पूर्णता साक्षर मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो उस वर्किंग में पूरी तरीके से सभी लोग जो हैं साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में जान लो। त्रिपुरा ये हम बता दें, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? 3 तरफ से। ये पश्चिम बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से है। इसके अलावा ये अपना बॉर्डर असम से भी लगाता है। इसके अलावा उधर मिजोरम से लगाता है। अगरतला राजधानी होती है। मानिक शाह बीजेपी पार्टी से सीएम है और इंद्र सेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। कमल सागर झील, रुद्र सागर झील, अमर सागर झील इत्यादि यहाँ पर झील है। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखना। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है कई बार। राजभरी नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा यहाँ पर 8 जिले हैं, 60 सीटें हैं विधानसभा में, 2 लोकसभा में और 1 सीट जाती है राज्यसभा में यहाँ से। अगला, हाल ही में एक टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले दूसरे विकेट कीपर कौन बने? एक ही टेस्ट मैच में 2 पारी होती हैं, दोनों पारियों में टेस्ट शतक लगाया। किसने? ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत आप जानते हो भारतीय टीम के अभी उपकप्तान जैसे कि बने हुए हैं। इन्होंने 2 बार शतक लगाया है। दोहरा शतक ना समझ लेना, ये 2 बार शतक लगाया क्योंकि टेस्ट में 2 पारियां होती हैं, दोनों ही पारियों में शतक लगाया है इन्होंने। तो भारतीय क्रिकेट जैसे कि विकेट कीपर बल्लेबाज है। हेडिंग्ले लीड्स में खेला गया इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने किया हुआ है। अब दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं, तो पहले कौन बना है? पहले एंडी फ्लावर थे। कौन थे? एंडी फ्लावर है। मतलब ये अगर भारतीयों में बात किया जाए तो पहले भारतीय बने हैं यहाँ। पहले भारतीय कौन? ये करते हैं 2 पहले भारतीय कर बात करें तो ओवरऑल दूसरे दुनिया के एंडी फ्लावर के बाद ये बने हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में भारत जो है किस स्थान पर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि देश किस प्रकार से बढ़ रहा है, सतत विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग 2025 की जारी हो गई है। इसमें भारत आ गया है 99वें स्थान पर। पहली बार ऐसा हुआ है जब पहली बार ऐसा हुआ कि भारत जो है टॉप 100 में एंटर किया है, टॉप 100 में एंटर कर लिया है। पहली बार हुआ है। अब ये भारत पहुंच गया है 99वें स्थान पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग में। आप देख सकते हो यूएन के द्वारा ये जारी किया जाता है और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है। पहले पर फिनलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर डेनमार्क और इसमें 17 गोल्स डिसाइड होते हैं। 17 गोल्स होते हैं। जैसा कि ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें कहते हैं। इन 17 पैमानों पर देखा जाता है कि कौन सा देश किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, तो फिर ओवरऑल आकर के दी जाती है रैंकिंग। अब यूएन जारी करता है तो यूएन के जितने सदस्य देश हैं सभी इसमें शामिल होते हैं। यूएन में टोटल 193 देश हैं, तो याद रखना 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। कौन सा? साउथ सूडान। खैर, भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग हम बता दें। पाकिस्तान किस में गया है? 114 नंबर पर। नेपाल 85 पर है। ये भूटान 4th नंबर पर जैसे कि दिखाया जा रहा है। और पाकिस्तान जो 140 नंबर पर है। किसने? 140 नंबर पर पाकिस्तान रैंकिंग पर गया हुआ है। जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं, भारत की बात हो रही। पड़ोसी देश में चीन जो है 49वें नंबर पर है। इसी में भूटान 74 नंबर पर है। इस तरह से ये पड़ोसी देशों की रैंकिंग है। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है वैश्विक सतत विकास रैंकिंग में जैसा कि बन गया है 99 पर। तो इसमें हम महत्वपूर्ण सूचकांक में देख ले, अगर जैसे पिछले दिनों में जो आए हुए थे तो इसमें रीजन की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं एक बार। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सर्वाधिक संस्थान, इसमें रैंकिंग है 4th नंबर पर। आईईए रिपोर्ट विद्युत उत्पादन में 3रे नंबर पर है भारत। अब एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसमें 71 नंबर पर आ चुका है भारत। इसी पर ट्रांजिशन इंडेक्स में आया है भारत 71 नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप में 131वें पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें पर। यूएनडीपी का जो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बहुत पूछा जाता है, ये 130वें पर भारत है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 118 पे। मुक्त भाषा सूचकांक 24वें पर और ग्लोबल टेररिज्म की बात करें इंडेक्स 14 नंबर पर है। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 27 पदक जीते। ये कहाँ आयोजित हुआ है? मतलब एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ है साथियों थाईलैंड में। इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 27 मेडल जीते हैं। टोटल 27 मेडल जीते हुए हैं इसमें भारतीयों ने। कितने? अब गोल्ड आया है, गोल्ड की बात करें 4 गोल्ड। अमूमन आप देखते हो कई बार गोल्ड ज्यादा रहते हैं ये अपने, लेकिन यहाँ पर 4 गोल्ड आए हैं, 10 सिल्वर मेडल आए हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। कांस्य पदक आया है तो थाईलैंड में आयोजित किया गया था। और एक चीज याद रखना आप, नीतीश कुमार का जो नाम है, ये नीतीश कुमार जो है 3 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। एक आप देखो 4 गोल्ड मेडल आया है टोटल, उसमें 3 गोल्ड अकेले इस बंदे ने दिलाया है। तो 17 से 22 जून के बीच में ये आयोजित किया गया है। किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यूपी के किस जिले में नव्या योजना शुरू करने जा रही है? तो नव्या योजना शुरू कर रही है किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार। यूपी के किस जिले से नव्या योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ये योजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू होगा केंद्र सरकार की योजना है नव्या योजना। नव्या योजना क्या करेगी? यह नव्या योजना जो इसके तहत जो बालिकाएं हैं, किशोरियां हैं, जो इनको स्किलफुल बनाया जाएगा। मतलब 10th पास की जो भी बालिकाएं लड़कियां होती हैं, उनको गर्ल्स को, उनको कौशल विकास संस्थान के द्वारा कौशल विकास के जरिए सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस दिया जाएगा। उनको ऐसे स्किल सिखाई जाएंगी। तो 16 से 18 साल तक की जो लड़कियां हैं, 10वीं पास हैं, उनको ये इसके तहत रखा जाएगा। पूर्वोत्तर सहित 29 राज्यों के 27 जिलों में अभी लागू किया जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुई है? तो शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हुई है। किसके द्वारा हो रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। मतलब 2 मंत्रालय मिल करके ये शुरू कर रहे हैं। कौन सी योजना? नव्या योजना। क्लियर है? ये याद रखना, पूछा जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से ये शुरू किया गया है। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट में लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने? सेना देशों में, सेना मतलब होता है अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 महत्वपूर्ण और ये देश माने जाते हैं क्रिकेट की दुनिया में, भारत को छोड़ करके। मतलब अगर कोई भारतीय खिलाड़ी है, तो भारतीय अगर खिलाड़ी है और इन 4 देशों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे कहते हैं कि सेना देशों में इसने बढ़िया प्रदर्शन कर लिया। मतलब वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ की पिच जो है ना, वो थोड़ा सा एक ही टाइप की है। ये सारी की सारी पिचें थोड़ा फास्ट बोली जाती है। तो जो सेना मतलब अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने 150 टेस्ट विकेट जो लिया हुआ है सेना कंट्रीज में। आप देख लो, जैसे कि ये हेडिंग अगर इन्होंने इसके पीछे कर दिया है, अब इन्होंने 150 प्लस विकेट लेकर के भारत के ही जहीर खान को, अनिल कुंबले, कपिल देव को पीछे कर दिया है। अब ये आ गए हैं इतने पर, अभी 5 विकेट लिया। और अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा फाइवर लेने वाले भी ये बुमराह बन गए हैं। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाके आप लिंक पे क्लिक करके चैनल, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सोलनी क्वेस्ट, उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसमें आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।